हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी बिहार में हूं और छठ के त्यौहार में ही शामिल होने आया हूं अपने घर पे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, उन सब पर बात करेंगे। कुछ तो आप देख रहे हैं, इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, किसकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति का नाम दिया गया है, जिसका अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को करेंगे? तो आंसर होगा केम्पा गौड़ा। ओके, केम्पा गौड़ा। तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में, और उस स्टैच्यू का मूर्ति का अनावरण करेंगे। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे इस पर। क्वेश्चन होगा, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति को किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर होगा बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है और जिसका अनावरण 11 नवंबर को करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कहाँ पर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु का है वहाँ पर। ओके, केम्पा गौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये मूर्ति है जो कि ये डिज़ाइन है और ये वहाँ बन चुकी है और बस अब कुछ ही दिन है, वहाँ पर इसका अनावरण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट के परिसर में ही स्थित है और आपको पता होगा कि बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो नाम है वो केम्पा गौड़ा के नाम पर ही है। और इस मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया, यानी समृद्धि की मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। कितनी लंबी होगी ये? 108 फीट लंबी होगी और 220 टन वजन है इसका। तो यहाँ पर सवाल होगा कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये नाम क्यों दिया गया है केम्पा गौड़ा के जो स्टैच्यू है, मूर्ति है, प्रतिमा है उसको? दरअसल इसको समझना होगा, केम्पा गौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है और शहर में पीने के पानी की आवश्यकता पूरा करने और एग्रीकल्चर जो ज़रूरतें थी उसके लिए 1000 झीलों का विकास करवाया था बेंगलुरु में। ओके, और उन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को शहर को बसाया था। इम्पॉर्टेंट बात यह है। और समाज सुधार और बेंगलुरु के मंदिर, जलाशय, इन सब के निर्माण के लिए उनको जाना जाता है। महान और दूरदर्शी व्यक्ति, लीडर और शासक माना जाता है उनको। इसलिए वहाँ की राज्य सरकार ने, कर्नाटक की राज्य सरकार ने इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति का नाम दिया। और ये भी बात हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसका नाम दिया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो उसी के तर्ज पर कर्नाटक सरकार ने सोचा कि हम समृद्धि की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाए केम्पा गौड़ा के जो स्टैच्यू है उसको। ठीक है, तो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने 2019 में ही 100 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रतिमा के स्थापना की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री बने बसवराज बोम्मई, तो उन्होंने ये पूरा काम करवा दिया है। अब सवाल होगा कि स्टैच्यू का निर्माण किसने किया, किसने तैयार किया है? तो मूर्तिकार है, प्रसिद्ध मूर्तिकार है और पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, राम सुतार। तो उन्होंने इसका निर्माण किया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इस तरह की मूर्तियां हैं, स्टैचू है, उस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूरी था ये क्वेश्चन। अब कर्नाटक की बात करें, राजधानी बेंगलुरु है, गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन अक्टूबर 2022 में किस जगह किया है? आंसर होगा सूरजकुंड, ये फरीदाबाद वाला। तो वहाँ पर 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। 27 और 28 अक्टूबर को आयोजन किया गया। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने किया। और इसमें तमाम राज्यों के जो गृह मंत्री हैं वो सब आए और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए, सम्मिलित हुए। तो ये चिंतन शिविर एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। तमाम राज्यों के पुलिस प्रमुख भी वहाँ पर आए थे। ओके, तो इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि अपराध का जो स्वरूप है वो अब बदल रहा है और सीमा रहित हो रहा है। मतलब एक राज्य में ही वो अपराध नहीं है, बल्कि कई राज्यों की
अपराध, एक एक अपराध जो मिलकर हैं। तो इसलिए सारे राज्यों को मिलकर एक साझा रणनीति बनानी होगी और उसके खिलाफ लड़ना होगा। ठीक है, सहकारी संघवाद, होल ऑफ गवर्नमेंट, एक टीम इंडिया के अप्रोच के तहत ये काम करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म को लेकर आह्वान किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इस क्वेश्चन को लेते हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, और शानदार टकराते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, और वो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल तक आपको PDF का अपडेट मिलता रहेगा। कई तरह के PDF होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह के, ताकि एग्जामिनेशन की तैयारी शानदार ढंग से हो सकती है। और मेंबरशिप के जरिए आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। बुक्स पे छूट भी मिलती है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, छूट चल रही है मात्र 150 रुपये में। कैसे मेंबरशिप लें वो भी एक वीडियो बना हुआ है इसका। तो क्वेश्चन होगा अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस बैठक में सभी राज्यों से वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का आह्वान किया है? आंसर होगा राज्यों के गृह मंत्रियों का जो चिंतन शिविर हुआ है उसमें। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और उन्होंने कहा है कि वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, एक सुझाव है ताकि वन नेशन वन यूनिफॉर्म वो हो। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया था? जो चिंतन शिविर है वो हुआ है फरीदाबाद में, सूरजकुंड हरियाणा में। ठीक है, तो उसी के दौरान, ये चिंतन शिविर के दौरान वन नेशन वन यूनिफॉर्म की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे पोस्ट बॉक्स है उसका एक ही रंग होता है, एक ही पहचान होती है, इसी तरह से देश में पुलिस की जो वर्दी है वो समान रूप से होनी चाहिए। दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर होता है तो बेहतर होगा। दरअसल जैसे अगर हम बात करेंगे कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस जो है उसका जो यूनिफॉर्म है वो वाइट है, सफ़ेद है, जबकि बाकी बहुत सारे राज्यों में वो खाकी कलर होता है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी जो कोलकाता के अलावा जो दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ खाकी कलर के यूनिफॉर्म होता है, और कुछ में डार्क खाकी होता है, कुछ में हल्का खाकी होता है कलर में। तो वो एक तरह का समान हो, ये कहना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये ना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 आई है, उसी के मुताबिक है जो पर्यावरण जो गर्म हो रहा है हमारा उसको लेकर। ठीक है, और एग्जामिनेशंस में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन अब अक्सर खूब सारे आने लगे हैं। तो इसलिए इस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सब बहुत ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन तो ज़रूर ही दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ज़रूर। तो क्वेश्चन होगा, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार हीट वेव किसको कहते हैं? अत्यधिक गर्मी। तो उसके कारण भारत को सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन, ये 4 सेक्टर हैं। तो उसकी जो GDP है 4 सेक्टर की, उसमें कितना नुकसान हुआ है, इंडिया की बात हो रही है। और ये बात हो रही है 2021 के आंकड़े की बात हो रही है, पिछले साल कितना नुकसान हुआ। तो आंसर होगा 5.4% का, तो $159 बिलियन का नुकसान हुआ है। अगर इसको रुपए में हम करेंगे तो क्या होगा? 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है हीट वेव की वजह से। मतलब अगर ये हीट वेव 2021 में इतना नहीं होता, अत्यधिक गर्मी नहीं पड़ती, तो इतना GDP में बढ़ोतरी होती, जो इतना कम हुई है। ओके, और क्या होता ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लेबर यानी जो काम करने की क्षमता है उसका नुकसान होता है। तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फ्रंट पेज देख रहे हैं आप, और इसमें ये 2022 की रिपोर्ट है और 2021 का डेटा है, और G20 जो कंट्रीज़ हैं उन सब का डेटा ये बताया गया है। और इसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा हीट वेव का जो नुकसान हुआ है G20 कंट्री में, उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया को नुकसान हुआ है हीट वेव की वजह से, बहुत अत्यधिक गर्मी की वजह से। वो 5.4% GDP का नुकसान हुआ है। किस किस सेक्टर में? सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। उसके बाद जो नुकसान की बात करेंगे तो वो है इंडोनेशिया 1.6%, उसके बाद सऊदी अरेबिया है 1%, फिर चाइना है 0.9% और ब्राज़ील है 0.7%। मतलब कि इंडिया को
बहुत ज़्यादा हीट वेव की वजह से नुकसान हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि हीट वेव होता क्या है। देखिए, जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम 4.5 डिग्री अधिक हो तो उसको हीट वेव घोषित कर दिया जाता है। जैसे ये अप्रैल का ये पूरा डेटा आप देख रहे हैं। अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में भयानक हीट वेव आया और ये 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। इसके बारे में मैंने डिटेल बताया था, आपको ध्यान होगा। ठीक है, ये जो हीट वेव था, जो डार्क कलर दिख रहा है, इंडिया को काफ़ी प्रभावित किया था उसने, हीट वेव ने। ठीक है, और हीट वेव वो 4 से 10 दिनों के बीच में अधिक कम ये सब होता है। मई में हीट वेव की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है अप्रैल और जून की तुलना में। ठीक है, मई में ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार देखने को मिला कि अप्रैल में ही ज़्यादा हो गया 2022 में। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना, जो डेटा दे रहे हैं वो सब हम दे रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि जीडीपी में जो नुकसान हुआ है वो हमने बात की है 2021 की 5.4% की। तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कितने हीट वेव आए हैं पिछले कुछ सालों में, तो आप देख लीजिए कि लगातार हीट वेव यानी अत्यधिक गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। 1981 से 90 के बीच में 413 हीट वेव आए थे। 2001 से 10 के बीच में 575 हीट वेव आए हैं। अत्यधिक गर्मी का एक खास वक्त, कुछ दिनों का, जो बहुत ज़्यादा गर्मी जलन सी महसूस हो। और 2011 से 2020 के बीच में 600 हीट वेव है। मतलब कि आने वाले वक्त में गर्मी की स्थिति और ज़्यादा बढ़ने वाली है और उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा, उससे बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2016 से 2021 के बीच में चक्रवात, अचानक बाढ़, सामान्य बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं से कितनी हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है? आंसर होगा 36 मिलियन हेक्टेयर से अधिक। 36 मिलियन हेक्टेयर का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि 360 लाख हेक्टेयर से अधिक जो ज़मीन है उसका नुकसान हुआ। ये कब से कब तक का डेटा है? ये 2016 से 2021 के बीच का डेटा है। ठीक है, और इससे अगर हम बात करें कितना नुकसान हुआ, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, तो इससे नुकसान हुआ है $3.75 बिलियन का। अगर हम बात करेंगे तो 30,800 करोड़ रुपए की क्षति हुई है, केवल किसान ही किसान। और ये डेटा है कब से? 2016 से 2021 का। मतलब कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसका भयानक नुकसान हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण बात ये रही, कुछ आंकड़े हैं जो कि इस रिपोर्ट के हैं, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के, और उसके मुताबिक यही है कि 1 से 4 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ा तो भारत में चावल का उत्पादन 10 से 30% की कमी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि भारत में आने वाले वक्त में खतरा है गर्मी की वजह से, जो पर्यावरण गर्म हो रहा है उसकी वजह से, कि हमारे जो अनाज का उत्पादन है वो कम हो। दूसरी बात, मक्के का उत्पादन 25 से 70% तक गिर सकता है अगर आने वाले वक्त में 1 से 4% सेल्सियस बढ़ जाता है जो तापमान है, पृथ्वी का तापमान है उसमें। और देश में बाढ़ और वार्षिक क्षति हो सकती है भयानक। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बचत दिवस 2022, हम कहेंगे विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? 2022 में कब मनाएगा? तो आंसर होगा 30 अक्टूबर को। ये दिवस जो है वो बचत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो आज दुनिया में जो बचत है वो बहुत ज़रूरी है, तो बचत को ही बढ़ावा देने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी महत्वपूर्ण है। भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का दर्जा अक्टूबर 2022 में मिला, जिससे इसकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है कुल संख्या? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो कदमत और मिनिकॉय थोडी। तो सवाल होगा कि ये दोनों जो तट हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये है लक्षद्वीप में। तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये भारत के लिए सम्मान की बात है। ब्लू फ्लैग क्या होता है? देखिए, स्वच्छ समुद्री तटों
के लिए ये सम्मान दिया जाता है। डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसको हम कहते हैं फी, ये नाम है। तो यही ब्लू फ्लैग देता है तटों को, और ये जो संस्था है वो समुद्री तटों की बारीकी से पड़ताल करती है और तब फ्लैग दिया जाता है। वहाँ पर जो कोई भी बीच है यानी तट है, वहाँ की कैसे स्थिति है, टोटल 33 स्टैंडर्ड होते हैं, अगर वो सब बराबर है तो फिर वो ब्लू फ्लैग का दर्जा मिल जाता है। वहाँ पर पानी की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, कचरे का निपटारण बेहतर होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा और पालतू जानवरों को वहाँ पर प्रतिबंध लगाना, इस तरह के और स्वैच्छिक कार्य, मतलब कि कुल मिलाकर जो तट हैं हमारे उसको हम स्वच्छ रखें तो उसके लिए ब्लू फ्लैग का दर्जा मिलता है। ओके, तो भारत में टोटल संख्या कितनी हो गई है, 12 संख्या हो गई है ब्लू फ्लैग की, तो तट हैं वो। तो ये पूरी लिस्ट है, आप मेरे बगल में देख रहे हैं। कदमत जो अभी अभी अक्टूबर में मिला है तो वो लक्षद्वीप है। दूसरा है मिनिकॉय थुडी, वो लक्षद्वीप में है। तीसरा है शिवराजपुर, वो गुजरात में। चौथा है घोघला, ये दीव में है। पांचवा है कासरकोड, ये कर्नाटक में है। छठा है पुदुबिद्री, ये कर्नाटक में। सातवां है कप्पड़, ये केरल में। आठवां है कुशिकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में है। नौवां है गोल्डन, ये ओडिशा में है। 10वां है राधानगर, अंडमान निकोबार में। 11वां है कोवलम, ये तमिलनाडु में है। और 12वां है ईडन, ये है पुदुचेरी में। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये भी ध्यान रखने की बात है, ज़रूरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मैंने जो PDF है उसमें दे दिया, डेली का PDF फ्री होता है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिटीज़ डे। आंसर होगा 31 अक्टूबर को। और थीम क्या है? 31 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड सिटीज़ डे। उसकी थीम है इस बार की 2022 की एक्ट लोकल गो ग्लोबल। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया? आंसर होगा चाइना। चाइना ने अपने लोगों के लिए इनहेलेबल मतलब सांस से ही, मतलब आप खींच लें और सांस, और उससे वैक्सीन मिल जाएगा। ठीक है, खास तरह का होगा और वो नाक में लगा, आपने खींचा और वैक्सीन मिल गया। तो ये सबसे पहले चाइना ने शुरू किया है, शंघाई में ये शुरू हुआ है। वैसे दुनिया भर में, भारत में भी इस पर प्रयोग चल रहे हैं, ट्रायल वगैरह की बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले जो लॉन्चिंग किया है वो है चाइना। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप सबको फिर से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।